हेलो फ्रेंड्स, मैं एफसी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी। आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति। टॉपिक समझने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना से बचाव करें, मास्क पहनें, दिन में बार बार साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइज़र का यूज करें, बाहर तभी निकलें जब ज़्यादा ज़रूरी हो, अन्यथा नहीं निकलें। चलो आइए हम समझते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है। आपने महंगाई तो सुनी ही होगी। मुद्रास्फीति महंगाई को ही कहते हैं। जब मार्केट में वस्तुएं हों या सेवाएं हों, उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, महंगाई होती है, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और हमने जैसे पहले ही बताया है, मुद्रास्फीति महंगाई को ही कहते हैं। अर्थात मुद्रास्फीति बराबर महंगाई लिख सकते हैं। मुद्रास्फीति के 3 कारण होते हैं और हम आज इन तीनों कारणों को, इनके नियंत्रण को विस्तृत या विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहला हमारा कारण है मांग जनित मुद्रास्फीति, अर्थात मांग से जन्मी हुई मुद्रास्फीति। तो पहला कारण हुआ हमारा मांग। दूसरा हमारा कारण है लागत जनित मुद्रास्फीति, अर्थात लागत से जन्मी मुद्रास्फीति। दूसरा हमारा कारण हुआ है लागत। तथा तीसरा हमारा मुख्य कारण है मुद्रा की अधिक छपाई एवं प्रवाह से उत्पन्न मुद्रास्फीति। तो तीसरा कारण हुआ हमारा मुद्रा की अधिक छपाई एवं प्रवाह। अर्थात पहला हमारा कारण था मांग, दूसरा कारण था लागत तथा तीसरा कारण है मुद्रा की अधिक छपाई एवं प्रवाह। आइए हम इन तीनों कारणों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए हम समझते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है और मांग से मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन आने के कारण कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसे मांग यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसमें मांग व आपूर्ति में असंतुलन आने से कीमतों में कैसे वृद्धि होगी, तो आइए हम समझते हैं। अब जैसे अमूल दूध कंपनी है, एक गांव को वह 100 लीटर दूध प्रोवाइड करती है और 100 लीटर उस गांव में दूध की खपत होती है, अर्थात मांग होती है। और अगर उस गांव में 150 लीटर दूध की मांग होने लगे और जो अमूल दूध है वो केवल 100 लीटर दूध की सप्लाई कर पाता है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कैसे बढ़ेगी? यदि मांग अधिक होगी और आपूर्ति कम है, तो कुछ कहेंगे कि मुझे, जैसे 20 रुपये लीटर दूध है तो कुछ कहेंगे मुझे 22 में दे दो, कुछ कहेंगे मुझे 25 रुपये में दे दो। तो इससे ऑब्वियसली जो महंगाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें 2 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे पहली है जब आपूर्ति मांग के मुकाबले कम हो जाए, अर्थात जैसे वही एग्जांपल समझते हैं दूध वाला। तो इसमें लिखा है आपूर्ति मांग के मुकाबले कम हो जाए। मांग 100 लीटर की बनी रहे लेकिन आपूर्ति है वो 50 लीटर की हो जाए, तो इससे मुद्रास्फीति होगी, मांग जनित मुद्रास्फीति, क्योंकि इसमें भी मांग से मुद्रास्फीति जन्मी है। दूसरा हमारा है जब मांग काफ़ी बढ़ जाए और आपूर्ति पहले जितनी ही रहे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि मांग हमारी 150 लीटर की हो गई दूध की और आपूर्ति है 50 लीटर की, 100 लीटर की, तो इससे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। आइए हम समझते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थात मांग से जन्मी हुई मुद्रास्फीति, और लागत जनित मुद्रास्फीति अर्थात लागत से जन्मी हुई मुद्रास्फीति। इसका अर्थ है
जब उत्पादों के निर्माण की लागत या उत्पादन मूल्य बढ़ जाए तो इसके कारण जो महंगाई या मुद्रास्फीति होगी वह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। आइए हम इसे सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे कोई उत्पाद है, उसका निर्माण हो रहा है, उसमें लागत में वृद्धि हो जाए, जैसे पहले 5 रुपए की लागत थी और अब 10 रुपए की हो जाए, तो उसमें जो कंपनी जो बना रही है प्रोडक्ट, वो अपना लाभ ज्यों के त्यों रखने के लिए मूल्य में वृद्धि करेगी। मूल्य में वृद्धि करेगी, अब ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अर्थात इसी को लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जब उत्पादों के निर्माण की लागत या उत्पादन मूल्य बढ़ जाए तो इसके कारण महंगाई आती है, उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इस मुद्रास्फीति में वृद्धि किसकी होती है? उत्पादन मूल्य की। उत्पादन मूल्य की वृद्धि कैसे हो जाती है? जैसे किसी कंपनी से किसी दुकान तक जो माल पहुंचता है, पहले 1 लीटर डीजल की खपत होती थी और अब भी 1 लीटर डीजल की खपत होती है, लेकिन पहले डीजल का भाव सस्ता था और अब डीजल महंगा हो गया है। तो इससे उत्पादन उत्पादन मूल्य तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन लागत तो बढ़ जाएगी। परिवहन शुल्क भी तो उत्पादन में ही जुड़ता है, अर्थात लागत बढ़ गई। तो लागत बढ़ गई, लाभ लेने के लिए उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जैसे दूसरा है कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि। जैसे कोई बिस्कुट बन रहा है, आटे के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो बिस्कुट के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। मजदूरी में वृद्धि, पहले मजदूर 100 रुपये लेते थे, अब 200 रुपये लेंगे, तो कंपनी अपना लाभ बरकरार रखने के लिए मूल्य में वृद्धि कर देगी। परिवहन शुल्क, जैसा कि हमने डीजल का एग्जाम्पल दिया है, परिवहन शुल्क में वृद्धि हो गई। बिजली की दरों में वृद्धि होगी, आदि उत्पादन मूल्य में वृद्धि के कारण है। अर्थात लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत से जन्मी हुई मुद्रास्फीति लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। आइए हम समझते हैं मुद्रा की अधिक छपाई एवं प्रवाह के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया है, मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थात मांग से जन्मी हुई मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति अर्थात लागत से जन्मी हुई मुद्रास्फीति। इसी प्रकार मुद्रा की अधिक छपाई एवं प्रवाह के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति, किसी देश में मुद्रा की अधिक छपाई हो जाए, अधिक छपाई होगी उसका अधिक प्रवाह होगा, इससे जो मुद्रास्फीति होगी उसे इस प्रकार की मुद्रास्फीति कहा जाएगा। आइए हम इसे विस्तृत समझते हैं। तो उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है तो इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था में तथा लोगों के पास पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा होता है, तो इससे जो महंगाई होती है उसे मुद्रा की अधिक छपाई प्रवाह के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति कहते हैं। ये तीनों मुद्रास्फीति के कारण हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन होता है इनमें भाग में। कुछ लोग इन्हें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के भाग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इन्हें मुद्रास्फीति के कारण कहते हैं। मुद्रास्फीति के भाग के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो आइए हम समझते हैं मुद्रा की अधिक छपाई में प्रवाह के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति को विस्तृत रूप से सरल शब्दों में। अर्थात इस मुद्रास्फीति में उत्पादन में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। जब उत्पादन पहले जितना ही है तो व्यक्ति के पास धन ज़्यादा होगा तो वह अधिक वस्तुएं खरीदना चाहेगा, और उत्पादन पहले जितना ही है तो वस्तुओं की कमी होगी तो मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी और उससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास 2000 का नोट है, ऑटो से जा रहे हैं और 5 रुपए ऑटो के हुए, तो 2000 का नहीं, 100 रुपए का नोट है। हम कहीं जा रहे हैं, ऑटो से 5 रुपए हुए हैं और वो हमसे, अगर हमारे पास बहुत रुपए हैं, बहुत पैसे हैं हमारे पास, तो भाई हमसे उसके पास चेंज नहीं है, तो हम उससे कहेंगे कि आप 100 का नोट ही रख लें, हमें चेंज नहीं दें। तो इससे
यही प्रक्रिया अगर बार बार दोहराई जाए तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी। उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें दो परिस्थितियां होती हैं। ऐसी अवस्था में लोगों के पास पैसे अधिक होने के कारण ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं, जिससे कि मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होगी तो मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, अर्थात मुद्रास्फीति होगी। दूसरा हमारा कारण है उत्पादन सीमित रहने के कारण आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। हमने पहले ही बताया था कि इसमें उत्पादन सीमित रहता है और पैसों की या जो मुद्रा होती है उसकी अधिक छपाई होती है। तो उत्पादन अगर उतना ही रहेगा जितना पहले था तो आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि मांग में वृद्धि हो रही है, तो इससे भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के कारण भी होते हैं, इन्हें नियंत्रण भी किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है। सरकार मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित करती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। यह जो मुद्रा है उसकी वैल्यू में कमी हो जाए, अर्थात पहले 5 रुपए का एक बिस्कुट आता था, अब 10 रुपए का आने लगा है, तो जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो गई। पहले उस मुद्रा की वैल्यू 5 रुपए थी, अब वह 10 रुपए हो गई है, अर्थात पहले जितने 5 रुपए थे उतने ही अब 10 रुपए हो गए। मुद्रास्फीति में वृद्धि निरंतर चलती रहती है, मुद्रास्फीति निरंतर चलती रहती है। जैसे कि पहले 100 रुपए ही अब के 1000 के बराबर हैं, और अब 1000 रुपए आगे आने वाली पीढ़ियों में 10,000 के बराबर होंगे। इसी प्रकार मुद्रास्फीति निरंतर चलती रहती है। तो इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित भी किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए। मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ा दिया जाए तो मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए हम समझते हैं उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ाकर मांग जनित मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मांग जनित मुद्रास्फीति में मांग में वृद्धि होती है, जबकि आपूर्ति एवं उत्पादन में कमी हो जाती है। तो उत्पादन एवं आपूर्ति में जैसे ही वृद्धि होगी तो मांग जनित मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। इसे नियंत्रण करने के लिए सरकार कदम उठाती है हमेशा। यदि महंगाई का कारण वस्तुओं की आपूर्ति में कमी है तो इस स्थिति में सरकार या तो उत्पादन को बढ़ाकर या उस वस्तु का बाहर से आयात करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाती है। जैसे अपने यहाँ दाल व प्याज की आपूर्ति होती है आयात करके, लेकिन जो आयात से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है वो कुछ समय के लिए ही किया जाता है। लंबे समय तक नियंत्रण के लिए उस वस्तु का देश में उत्पादन ही होना चाहिए। यही उस मुद्रास्फीति में नियंत्रण का अंतिम विकल्प है। आइए हम समझते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति में लागत या उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाती थी, तो लागत या उत्पादन मूल्य में कमी हो जाए तो लागत जनित मुद्रास्फीति में भी कमी हो जाएगी, वो भी नियंत्रित हो जाए। तो इसके अंतर्गत सरकार उन उत्पादों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स दरों में कमी करती है ताकि उसकी कीमत कम हो जाए और मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाए। तो दूसरा है, इसके अलावा विकसित तकनीक, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था इत्यादि के द्वारा भी वस्तुओं की लागत में कमी आ सकती है। विकसित तकनीक अर्थात पहले किसी एक घंटे में कुछ माना कि 50 वस्तुओं का उत्पादन होता है। अगर विकसित तकनीक है तो एक घंटे में 100 वस्तुओं का उत्पादन होगा। सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था अर्थात पहले जो रोड थी वो अगर रोड खराब है तो पेट्रोल या डीजल
अधिक खर्च होगा, और जबकि रोड सही है तो पेट्रोल या डीजल कम खर्च होगा। अर्थात सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था भी लागत जनित मुद्रास्फीति के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रयास सन 2003 में किए गए। सन 2003 में क्या हुआ था? सन 2003 में कच्चे माल और इस्पात की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। कच्चा तेल और इस्पात की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। कच्चा तेल और इस्पात कच्चे माल हैं। इस्पात से लोहा बनता है और कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल आदि तैयार किए जाते हैं। आइए हम समझते हैं मुद्रा की अधिक छपाई व प्रवाह जनित मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत तो सबसे पहले आरबीआई है जो मौद्रिक नीति में सबसे पहले परिवर्तन करेगी। इससे मुद्रा के प्रवाह में कमी हो जाएगी। दूसरा है, इस प्रक्रिया के दौरान आरबीआई विभिन्न दरों CRR, SLR, बैंक दर, रेपो दर आदि में वृद्धि कर देगी, जिससे लोगों के लिए बैंक लोन लेना महंगा हो जाता है। बैंक लोन से नियंत्रण का क्या संबंध है? आइए हम समझते हैं। बैंक लोन महंगा हो जाएगा, व्यक्तियों के पास जो धन है वो कम निकालेंगे। बैंक से धन कम निकालेंगे तो व्यक्तियों के पास धन की कमी होगी। धन की कमी होगी तो महंगाई में वृद्धि नहीं होगी। अगर धन की कमी होगी तो व्यक्ति अधिक क्रय नहीं करेंगे वस्तुओं का, और अधिक क्रय नहीं करेंगे वस्तुओं का तो कंपनियों को घाटा होगा और कंपनी उस वस्तु के मूल्य में कमी कर देगी। तो इससे ऑब्वियसली अपनी महंगाई या मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया तो जो CRR है, SLR है, बैंक दर, रेपो दर है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हम आरबीआई के टूल्स पढ़ेंगे। आरबीआई के जो यंत्र हैं, टूल्स हैं, दर हैं, उनके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब हम आपको CRR, SLR आदि समझाएंगे।